वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस सेशन में हम फ्रिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है। ओके, सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कि फ्रिक्शन होता क्या है, वो किस तरीके से एक्ट करता है और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किस तरीके से निकाली जा सकती है। ओके, साथ ही साथ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कब हमें स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज करना है, कब हमें काइनेटिक फ्रिक्शन को यूज करना है, इन सब के बीच में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस क्या होते हैं, सिमिलरिटीज क्या होती हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ऑल्सो अगर आपने बुक्स वगैरह परचेस की होगी तो फिर ये एक ग्राफ है जो आपने देखा होगा, है ना, फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस द एक्टिंग फोर्स का ग्राफ होता है ये, है ना। तो ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, क्यों इसमें यहाँ पे इस तरीके से डेंट आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे हम। साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि पहले तो मतलब समझो उसका क्या है, कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है या एक ब्लॉक है जिसका एक सर्टेन मास है, उस पर अगर मैं एक 10 न्यूटन का फोर्स लेट्स से यहां से लगा रहा हूँ, एक 20 न्यूटन का फोर्स यहां से लगा रहा हूँ, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट फोर्सेस लगा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली हम उस ब्लॉक का एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम सारे फोर्सेस को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे थे तो रिजॉल्व करके हमने इतने सारे फोर्सेस यहाँ पे बना लिए। वैसे ही कभी कभी बॉक्स मेरा या ब्लॉक मेरा इंक्लाइंड रखा हुआ हो सकता है, तो अगर मेरा ब्लॉक इंक्लाइन रखा हुआ है तो इन दैट पर्टिकुलर केस किस तरीके से मेरे फोर्सेस एक्ट करेंगे, इस फिगर को जो हम बना रहे हैं इसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बुलाते हैं, है ना। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा डायग्राम जिसमें ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस एक साथ दिख रहे हो, ठीक है। ऑल्सो वो रिजॉल्व फॉर्म में होंगे तो और अच्छा है, ठीक है। रिजॉल्व फॉर्म कैसे निकालते हैं वो आगे दिख जाएगा आपको। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन होती क्या है? देखो, ब्लॉक अगर अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा ब्लॉक अगर रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही रह रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। और अगर मेरा ब्लॉक मूव करता जा रहा है तो फिर रुकेगा नहीं, नहीं रुक रहा है तो अगेन वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है ना। अगर 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो उसी से मूव करते रहना चाहिए। हालांकि मूवमेंट वाले क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी रेस्ट को लेकर ही है पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो क्या रखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन का बेसिक मतलब, कि ब्लॉक मेरा अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, दैट्स इट। चाहे वो इंक्लाइंड हो चाहे वो ऐसे हो, है ना। हो सकता है कभी कभी बहुत फोर्स लगाओगे तो भी मूव नहीं करेगा, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि मैं कितना फोर्स पी लगाऊं ताकि ये ब्लॉक मूव कर जाए, ठीक है। तो इस टाइप की थोड़ी चीजें हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ लैडर को लेके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि यार एक वॉल के अगेंस्ट मैंने लैडर लगा दिया है, उसका अपना खुद का एक वेट है, बताइए मैं सेंटर पे कितना फोर्स लगाऊं लैडर की कि लैडर जो है वो गिर जाए, अनस्टेबल हो जाए। या फिर एक बंदा है उसने यहाँ पे चढ़ना शुरू किया, तो आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं, चढ़ते रहते सीढ़ी गिर जाती है, ठीक है, हमारे वेट की वजह से, है ना। तो एक बंदा है उसने चढ़ना शुरू किया ऊपर की तरफ, तो बताइए वो कितने मीटर ऊपर चढ़ जाएगा तो सीढ़ी गिर जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। डेफिनेटली उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप प्रोसेस समझेंगे तो। ओके, तो इन सब के बारे में बात करना है। साथ ही साथ वेज फ्रिक्शन एक कॉमन सा टॉपिक है जिसपे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। वेज फ्रिक्शन में क्या होता है, देखो मेरे पास एक ब्लॉक है यहाँ पे, इस ब्लॉक को मुझे ऊपर मूव कराना है, तो मैं क्या करता, सिंपल नीचे से एक फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ ब्लॉक को मूव करवा देता। बट मेरे पास नीचे से फोर्स लगाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक दूसरा ब्लॉक लेता हूँ, एक हल्का सा ब्लॉक, उसके थ्रू इसको पुश करके ऊपर मूव कराऊंगा। ये जो जनरली वेटलेस ब्लॉक्स होते हैं या इनका वेट बहुत ही कम होता है, इस टाइप के ब्लॉक्स को हम वेज बुलाते हैं, ठीक है। तो इस वेज की हेल्प से मैं इसे पुश करूंगा तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इमेजिन आप ऑब्वियसली कर पा रहे होंगे। अब ऐसे केसेस में बहुत अलग सा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा और थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, किस तरीके से हम पुश करेंगे, कितने फोर्स से पुश करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में हम इस यूनिट में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 3-4 पार्ट में भी चले जाए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ओवरऑल हमें इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ होगा तो वो अगले वीडियोस में देख लीजिएगा, ओके। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे फ्री बॉडी डायग्राम से, कि फ्री बॉडी डायग्राम बनता कैसे है। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन सब चीजों के बेसिक्स जानते हैं, ठीक है, तो प्लीज 1.5x में मूव करके स्पीड को आप थोड़ा सा आगे निकल जाइए। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि जिसने ये बहुत पहले पढ़ा था, अभी थोड़ा सा याद नहीं है, भूल गए हैं, या फिर कंफ्यूजन हैं, चीजें थोड़ी सी याद है, थोड़ी सी भूल चुके हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस मेरे साथ साथ चलिए, बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप भी प्रो हो जाएंगे, ठीक है। सो लोड लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। अगेन बोर हो रहे होंगे तो प्लीज 1.5x में मूव कर जाना। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन देख लो। इट इज एन आइसोलेटेड फिगर ऑफ ऑब्जेक्ट शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो क्या करेंगे हम, इस ब्लॉक को उठा के एक आइसोलेटेड
फिगर बनाएंगे इसका, ये हो गया मेरा फिगर। ठीक है, अब इस फिगर में सारे लगने वाले फोर्सेस को मैं दिखा दूंगा। ओके, तो पहले देखो इस ब्लॉक में लग क्या क्या रहा है। सो ये एक 20 किलो का ब्लॉक है, तो सबसे पहले तो इसमें अपना खुद का वेट लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है ना। तो जो नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा, वेट कितना होगा, वेट होता है हमारा mg। सबसे पहला फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा उसे हम क्या बुलाते हैं, वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज mg। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान होता है। मेरे पास मास है कितना, 20 किलो का, और g होता है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.81। ठीक है, फोर्स नहीं होता वो, कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन। g इज 9.81 लेंगे, तो बस मुझे 20 को क्या करना है, 9.81 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना। सो दिस इज गोना बी 20 into 9.81, so value is 196.2 न्यूटन्स। सो ये सबसे पहला फोर्स है जो इस ब्लॉक में नीचे की तरफ लगेगा, उसका खुद का वेट। साथ ही साथ 30 न्यूटन का फोर्स मैं राइट में लगा रहा हूं। इसके अलावा क्या लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी किसी दीवार को या फिर इस वॉल को धक्का देते हैं, ठीक है, जब आप किसी वॉल को धक्का देते हो इस तरीके से, तो आपको समझ में आता है कि वॉल भी आपके ऊपर उतना फोर्स लगा रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ तक तो समझ लिया होगा, है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब मैं अगर इस पीछे वॉल को प्रेस करने की कोशिश करूंगा जितनी तेजी से, उतना ही तेजी से ये वॉल भी मुझको प्रेस करेगी। आप अगर एक जमीन पे खड़े हैं तो जितना फोर्स आप जमीन पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स जमीन आप पे लगा रही है, तभी तो आपके पैर दर्द करते हैं, राइट। ठीक है, सो जितना फोर्स आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं उतना ही फोर्स जमीन भी आपके ऊपर लगा रही है। वैसे ही ब्लॉक अगर किसी जमीन पे रखा है तो जितना फोर्स ये जमीन पे लगा रहा है, जमीन भी उतना ही फोर्स काउंटर उसके ऊपर लगाएगी, और उस काउंटर फोर्स को हम क्या बुलाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे इस जमीन से एक फोर्स रहेगा जिसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस लग रहे थे, हम समझ चुके हैं इन सारे फोर्सेस को। अब सिंपली हम एक आइसोलेटेड सा डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में सारे फोर्सेस स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला फोर्स यहां से लग रहा है 30 न्यूटन का। ठीक है, उसके बाद इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ उस पर नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा। दैट्स इट, तीन फोर्सेस थे। तो ये रहा मेरा 30 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे नीचे की तरफ 196.2 न्यूटन का फोर्स जो कि उसका वेट से क्रिएट हो रहा है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ध्यान रखिएगा गाइस, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमेशा इस फोर्स के बराबर होती है ना। जो भी मेरा फोर्स सरफेस पे लग रहा है उतना ही फोर्स नॉर्मल रिएक्शन में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस पर्टिकुलर केस mg, व्हिच इज माय वेट ऑफ द ब्लॉक, व्हिच इज गोना बी 196.2 न्यूटन्स। तो अगर कोई आपसे पूछे इस पर्टिकुलर केस में कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना क्रिएट होगा, उतना ही जितना ब्लॉक जमीन पे फोर्स डाल रहा है, कितना फोर्स डाल रहा है, इतना फोर्स डाल रहा है वो जमीन पे, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, ये तो बेसिक हमें समझ में आ गया। कभी कभी कुछ केसेस में ब्लॉक इंक्लाइंड होता है, अगर ब्लॉक इंक्लाइंड है तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑब्वियसली अलग आएगी, क्योंकि इस बार वेट तो मेरा एकदम सीधे सीधे नीचे कर रहा है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। ठीक है, एक बेसिक चीज समझिएगा, अगर मेरा वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या मेरा नॉर्मल रिएक्शन सीधे ऊपर लगेगा, नहीं नहीं नहीं। नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस गाइस। ठीक है, ये जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगता है। हालांकि बात करेंगे उसके बारे में, यहाँ पे मेरे पास अच्छी चीज थी, ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शंस के परपेंडिकुलर था, वेट भी परपेंडिकुलर था, तो काम बन गया था। चलो इतना लिख लो। आगे बढ़ते हैं, इस इंक्लाइंड वाले ब्लॉक को देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ी सी जगह बनाने के लिए इसे इरेज कर रहा हूं इतने पार्ट को। ठीक है, चलो इतना रहने देते हैं। इस वाले ब्लॉक को देखते हैं, इस वाले ब्लॉक का मुझे क्या बनाना है, एफबीडी। तो सबसे पहले देखो इस पे फोर्सेस लग कौन कौन से रहे हैं। हर बार ना ऐसे आइसोलेटेड करके एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसी लगे हुए ब्लॉक में ऊपर नीचे फोर्सेस देख सकते हैं, फिर आप इसे आइसोलेट करके एफबीडी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे लगने वाले फोर्सेस देखिए। सबसे पहले तो इसके अपने वेट की वजह से नीचे फोर्स लगेगा। तो ये छोटा सा फिगर है, मैं इसे ना थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, चीजें थोड़ी देखने में हमें आसानी सी होगी। चलिए यहाँ पे बनाते हैं हमारा ब्लॉक। ओके, सो दिस इज माय 20 kg का ब्लॉक। सबसे पहले वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स होगा वो, दैट विल बी द वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, वेट हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, mg। ठीक है, सो मास कितना है 20, 20 इंटू अगेन 9.81, जो वैल्यू यहाँ आई थी वही आ जाएगी। दिस इज गोना बी 196.2 न्यूटन्स। ओके, इसके अलावा इस एक एंगल थीटा पे और भी फोर्स तो मुझ पे लग नहीं रहा है,
ठीक है। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सारे फोर्सेस मेरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में थे। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा सारे के सारे फोर्सेस या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग थे या फिर मेरे वर्टिकल एक्सिस के अलोंग थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक मेरा फोर्स वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है, बाकी फिर इंक्लाइंड ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फोर्स इसका अपनी खुद की वजह से नीचे की तरफ भी लग रहा होगा, थीटा पे है। तो इस वजह से मुझे कुछ ऐसी एक्सिस देखनी पड़ेगी जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, देखो ये वाले केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आसानी से दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे मुझे दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? इस वाला जो लाइन है ना, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर और पैरेलल ले लो एक्सिस को। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा वाई वाला एक्सिस यहाँ पर, और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो सारे फोर्सेस जो है मुझे इस एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम, ये चीज समझ लीजिएगा। नॉर्मली ब्लॉक रखा रहता था तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग फोर्सेस रिजॉल्व करते थे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ब्लॉक थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो हमारी एक्सिस भी हम थोड़ी सी इंक्लाइंड लेके इसके अबाउट फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये एंगल थीटा है तो हमेशा ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। अब देखो, मेरे पास एक वेट लग रहा था नीचे की तरफ। अब मुझे इस वेट को ऑब्वियसली इस एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है, वो मुझे आता है। कैसे करोगे? यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस कंपोनेंट, सो यहाँ पे लगने वाला फोर्स विल बी एम जी कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही इस लाइन के अलोंग लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। तो मेरा एम जी था या डब्लू था, तो डब्लू कॉस थीटा हम यहाँ बोल देंगे, और डब्लू साइन थीटा यहाँ बोल देंगे। सो वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ थीटा, आप इन फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो वंस यू हैव रिजॉल्व दीज फोर्सेस, क्योंकि हम इस फोर्स को रिजॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, हम चाहें तो इस फोर्स को अब रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सारे फोर्सेस इसके अलोंग लग चुके हैं, यही हमारा ब्लॉक का क्या कहलाएगा? एफपीडी। अब बस हमें इसको भी हटा देना है यहाँ से, तो ये क्या बन गया? एफपीडी ऑफ द ब्लॉक। ओके, समझ में आया गाइस? कैसा था हमारे पास सिचुएशन? देखो फटाफट, कुछ इस तरीके से मेरे पास फोर्स लगा हुआ था, कितना? mg का। अब हमें क्या करना था? इस फोर्स को ऑब्वियसली दिस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करके रखना था, बिकॉज हमेशा फोर्सेस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व होने चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे एक एंगल पे, तो हम एंगल पे रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, निकालने का तरीका बड़ा सिंपल था। ओके, कॉस कंपोनेंट यहाँ पे, साइन कंपोनेंट यहाँ पे, जैसे कॉस और साइन कंपोनेंट आए, हमने नीचे वाली चीजों को हटा दिया, ये बन गया मेरे ब्लॉक का एफपीडी। ठीक है, चलिए, एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। ओके, तो क्या करेंगे, अब हम इस ब्लॉक का भी एफपीडी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। चलिए, इस ब्लॉक का एफपीडी देखो क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसके जैसा नीचे यहाँ बना लो। ओके, हाँ, नॉर्मल पेन और पेपर में जल्दी बनेगा। ठीक है, यहाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है बनाने में। चलिए, तो क्योंकि ये ब्लॉक मेरा नॉर्मली नहीं है, ये सर्टेन एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, कितने? 40 डिग्रीज पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे जो फोर्सेस हैं वो भी रिजॉल्व होने चाहिए इस थीटा के अलोंग ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल ले लेंगे एक एक्सिस जहां पे मेरे फोर्सेस होने चाहिए, और इसके परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मेरे पास कौन सा फोर्स लग रहा था? यहाँ पे मेरा फोर्स लग रहा था इस ब्लॉक का अपना खुद का वेट। ठीक है, व्हाट इज माय वेट ऑफ द ब्लॉक? वेट इज इक्वल टू mg। mg कितना होगा? अगेन 20 इंटू 9.81, सेम केजी का ब्लॉक लिया ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े। सो 196.2 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा था। ऑब्वियसली बात है, ये अगर थीटा है तो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये भी कितना होगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके अलोंग फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं, तो ये w है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस विल बी w cos थीटा। ओके, acting perpendicular to this line, and okay, this will be w sin theta acting parallel to this आपका थीटा वाला एंगल। ओके, this will be w cos theta, this will be w sin theta। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास एक 30 न्यूटन का फोर्स इसके अलोंग वापस से लग रहा है, तो चलिए इस फोर्स को भी हम मेंशन कर देते हैं। ये लगेगा मेरा राइट डायरेक्शन में। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स विल बी 30 न्यूटन। ओके, ये बन चुका है हमारा एफबीडी। अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हमने लगाए थे उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा W था ऑलरेडी, इसको क्योंकि मैं रिजॉल्व कर चुका हूं तो अब ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, ये हट गया मेरा, ये हट गया, ये हट गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको रीशेप करने के लिए मैंने ब्लॉक बना दिया, तो क्या बन गया? मेरे ब्लॉक का एफबीडी बन चुका है। इस ब्लॉक में मेरे पास कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में एक छोटी सी चीज है जो हम करना भूल गए। इनफैक्ट मैंने छोड़ रखा था, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं और फिर क्वेश्चन करने आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप एफबीडी बनाओगे, नॉर्मल रिएक्शन लगाना नहीं भूलना है।
ठीक है, इसे बिल्कुल कैप्स लॉक में लिख लीजिएगा। ठीक है, जब जब आप एफबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो है उसको डालना नहीं भूलना है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा लगता है हमारा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ब्लॉक मेरा इस पे रखा हुआ था तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा आता, एकदम इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ब्लॉक मेरा ऐसे बन रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, एकदम इसके परपेंडिकुलर। आप इस नॉर्मल रिएक्शन को इसके डायरेक्टली ऊपर लगाएं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा दूर साइड में रख के लगाएं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्पेसिफाई होना चाहिए बस कि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ब्लॉक पे। सेम चीज यहाँ देखिए, ब्लॉक मेरा ऐसा तो एकदम इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए था, तो ब्लॉक मेरा ये रखा हुआ एकदम इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए था। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो सबके साथ में होती है। ठीक है, कि नॉर्मल रिएक्शन हम लगाना भूल जाते हैं, हमेशा एफबीडी ऑफ द ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन लगता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। सो आई होप आपको एफबीडी बनाना समझ में आ गया होगा। ये कुछ दो ही केसेस मैंने लिए हैं जिनका एफबीडी बनाया, आगे चल के जब लैटर वाला केस होगा तो उसका भी एफबीडी बनाएंगे और वहीं के वहीं सीख लेंगे। ठीक है, वेज का भी हम एफबीडी बनाना सीखेंगे। कुछ केसेस में हमें एक एक स्टिक से या एक रिंग से, रिंग कह रहा हूँ सॉरी, एक थ्रेड से, है ना, या किसी रोप से कभी कभी ब्लॉक को लटका दिया जाता है, तो उस केस में कैसा एफबीडी बनेगा, वो सारी चीजें हम आगे के सीखेंगे। पहले हम क्या करना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पहले हम कर लेते हैं, इंक्लाइन ब्लॉक को रख के, नॉर्मल ब्लॉक को लेके। तो क्वेश्चंस करते करते एफबीडी हमारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद जब हम वेज वाले क्वेश्चंस पे, लेटर वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे तो फिर बहुत आसानी से हम एफबीडी बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, नॉर्मली फ्रिक्शन क्या होता है उसे समझना है हमें। ठीक है, सो आई होप आपको एफबीडी बनाना समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन क्या होता है वो समझते हैं और फिर वापस आके देखेंगे कि फ्रिक्शन की वजह से एफबीडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, चलो, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि एक बंदा है जो 80 केजी के ब्लॉक को पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो उस पुश को अपोज करेगा। ठीक है, आप जब भी किसी ब्लॉक को, एक मान लीजिए एक कार्डबोर्ड का, या फिर आप शिफ्टिंग विफ्टिंग कर रहे हैं, घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, एक बॉक्स को आपको धक्का देना है, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगती है पुश करने में। ठीक है, तो जो फोर्स आपको अपोज कर रहा होता है उसे हम बुलाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसमें स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं समझिए। देखिए, एक सिंपल सिचुएशन देता हूं आपको कि जब भी आप एक बहुत भारी से बॉक्स को पुश करने के लिए जाते हैं, तो शुरू में पुश करने के लिए आपको बहुत ताकत लगती है, लेकिन जैसे ही आपका बॉक्स मूव होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ज्यादा आसान नहीं होता बट हल्का सा आसान होता है उस बॉक्स को मूव करना। तो होता क्या है कि जैसे ही आप एक लिमिट को क्रॉस कर लेते हो ना, उसके बाद आपको उतनी स्ट्रेंथ नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे बचपन में इंडियाज गॉट टैलेंट या ऐसे कुछ शोज वगैरह आते थे, जिसमें कुछ कुछ लोग थे, कोई मूंछों से गाड़ी खींच रहा है, ठीक है, कोई दांत से गाड़ी खींच रहा है। तो जब वो खींच रहे होते थे ना, फिर आपने टीवीज में देखे होंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हैं कि पकड़ के वो लोग खींच रहे हैं स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन्स में। तो होता क्या है कि जब वो खींचने वाले होते हैं, स्टार्टिंग जब मूवमेंट स्टार्ट होने वाला होता है ना, तब उनको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और जैसे ही वो गाड़ी मूव करनी शुरू हो जाती है, वो ट्रक मूव करना शुरू हो जाता है, वो लोग कोशिश करते हैं कि वो रुके ना, क्योंकि उनको पता है एक बार रुक गया तो फिर बहुत तेज फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, होता क्या है कि मान लीजिए इस ग्राफ के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि P जो है, ये बंदा उतना फोर्स लगा रहा है इसकी तरफ, और फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है उसको अपोज करने के लिए। तो बंदा पुश करेगा बहुत तेजी से, पुश करते 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 एक मोमेंट आके जब लोग मूव करना शुरू करेगा, जैसे ही मूव करना शुरू करेगा, अब इसको ताकत उतनी पूरी पूरी लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी कम ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो जब उसको थोड़ी सी कम ताकत लगानी पड़ेगी तो उसका लगाने वाला फोर्स भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है ना। और मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए इसको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी आगे। ठीक है, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये उस चीज को दिखाता है ग्राफ, फ्रिक्शनल फोर्स को। ओके, तो जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, उस मोमेंट पे जो फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, उसे हम क्या बुलाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ब्लॉक के मूवमेंट के टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है, हम उसे क्या बुलाते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये बंदा जब तक पुश कर रहा है, ब्लॉक मूवमेंट नहीं है, ब्लॉक स्टेशनरी है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक मूवमेंट करने लग रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो, बड़ा आसान है। अगर मैं इस ब्लॉक को मेरे घर के अंदर धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो घर पे टाइल्स वाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो धक्का दूंगा तो आसानी से मूव हो जाएगा पॉसिबल। लेकिन इसी ब्लॉक को अगर मैं रोड में धक्का देने की कोशिश करूँ, तो रोड में धक्का देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा। ठीक है, अगर मैं किसी कांच के सरफेस में रख के पुश करने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए और ही ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। कुछ सरफेसेस बहुत स्मूथ होते हैं जहां पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम एक्ट करता है, कुछ बहुत रफ होते हैं जहां पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट करता है। तो ये चीज आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताता है। ठीक है, तो जिस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होता है,
ठीक है, वो सरफेस उतना ज्यादा रेजिस्टेंस करता है, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है वो सरफेस उतना कम रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया म्यू क्या है। म्यू बताएगा कि सरफेस कितना रफ है, और म्यू की वैल्यू आपने बोला 0.98, मतलब सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ है। म्यू की वैल्यू आपने 0.2 बोली, मतलब सरफेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। ओके, चलिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्या होती है? अब इतना तो अंदाजा लग गया होगा 9.98 और 0.2 को देख के। नहीं लगा है तो भी देखो, पता करो खुद से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय म्यू इनटू एन। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये हर सरफेस का फिक्स होता है, इसकी वैल्यू हमेशा एग्जाम में गिवन होती है। ठीक है, सो आप उसकी वैल्यू रखेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी तो जितना भारी ब्लॉक है उसको धक्का देने में उतना फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मुझे इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हम इस पे लगने वाला म्यू जो सरफेस है उसकी वैल्यू देखेंगे, मान लीजिए 0.2 है, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये लग रहा है वेट मेरा, इस पे लगेगा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, एफबीडी में हमने सीखा था कि वेट मेरा सरफेस के नीचे लगता है कितना, mg। ठीक है, और जितना वेट होता है उतना ही मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ क्रिएट होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी देखो, मास है मेरा 80 केजी का इंटू 9.81। ठीक है, तो 748.8 न्यूटन्स। ठीक है, तो ये है मेरा किसका वैल्यू? फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू। कौन से फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये जो म्यू इंटू एन करके हम वैल्यू निकालते हैं ना, ठीक है, उसमें अलग अलग स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पे भी डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं था, अगर मैं म्यू एस लिखता तो ये मिलता मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला वैल्यू। अगर मैं म्यू के लिखता यहाँ पे, लेट्स से म्यू के इज इक्वल टू 0.1, तो मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मिलता। तो जनरली जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना फ्रिक्शनल फोर्स की, वो किससे निकलती है? म्यू एस से निकलती है। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब हम इसे मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, देखो कि ये वाला ब्लॉक अपने वेट की हेल्प से मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर सकता है? 748.8 न्यूटन का। ठीक है, इसका मतलब इस बंदे को इतना फोर्स लगाना पड़े, सॉरी ये तो एन की वैल्यू है, म्यू इंटू एन निकाल लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एफ आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? स्टैटिक कोएफिशिएंट था मेरा 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन था 748.8। ठीक है, सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, 156.96। ठीक है, तो देखो मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन था, मैंने म्यू एस इंटू एन से एफ आर मैक्स की वैल्यू निकाला। तो ये एफ आर मैक्स क्या बता रहा है कि इतना फोर्स ओवरकम करना पड़ेगा इस बंदे को, मतलब ये बंदा अगर इतने फोर्स से ज्यादा का फोर्स लगाएगा तभी ब्लॉक मूव करेगा, और अगर वो इससे कम का फोर्स लगाएगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन उसको अपोज कर देगा। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे समझ लीजिएगा ध्यान से, कि ये मेरा ब्लॉक है। ठीक है, एक सर्टेन सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा है जो इस ब्लॉक को पुश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स 156.96 न्यूटन है, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये बंदा इतना ही फोर्स लगा देता है, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा, लेट्स से 160 न्यूटन का फोर्स लगा देता है, तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, और उस केस में मूवमेंट होगा। लेकिन अगर ये वाला बंदा इससे कम फोर्स लगाता है, लेट्स से मान लो सिर्फ 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या मेरा एग्जैक्टली इतना लगेगा? नहीं, इसको समझो, फ्रिक्शन फोर्स भी मेरा एग्जैक्टली 100 न्यूटन का ही लगेगा, ताकि वो ब्लॉक को मूव करने से रोक सके। ऐसा तो होगा नहीं कि 100 न्यूटन आपने यहां से लगाया तो यहां से 150 न्यूटन लग जाएगा। अगर 100 यहां से लगाया और यहां से 150 न्यूटन लग गया, तो ब्लॉक तो पीछे की तरफ जाने लगेगा ना। तो कभी ऐसा होता है कि मैं सामने पुश कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली ब्लॉक पीछे आ जाए? ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन समझिएगा, ब्लॉक स्टेशनरी है, तो मैं जितना फोर्स लगाऊंगा फ्रिक्शन भी उतना ही क्रिएट होगा। कब तक? जब तक मैं इसको ओवरकम नहीं कर लेता। जैसे ही मैं इसको ओवरकम करूंगा, ब्लॉक मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को थोड़ा और समझेंगे, फिलहाल के लिए इसे थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लो कि एफ आर मैक्स की वैल्यू क्या होती है, कि इट द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन, इट इज ऑलवेज गिवन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। म्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्रिक्शन गिवन होगा, इसका एक्चुअल काम क्या है आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कैसे करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज कैसे होता है इसमें और इस वाले क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। डिटरमाइन इफ द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, कैसे पता करेंगे?
सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मेरा ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम पे है। अगर वो मूव करने लगेगा तो इक्विलिब्रियम उसका ब्रेक हो जाएगा। मोटा मोटा अपने चैप्टर और सिलेबस के हिसाब से तो इतना ही है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, मास गिवन है, 100 न्यूटन का फोर्स है। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे कि इस ब्लॉक को हिलाने के लिए, इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फ्रिक्शन फोर्स को पार करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन द ब्लॉक मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। तो इस ब्लॉक का एफबीडी अगर बनाने जाओगे, हालांकि छोटा मोटा ब्लॉक है, एफबीडी वही बना सकते थे, बट ठीक है बना लेते हैं। नीचे की तरफ लगेगा वेट, ऊपर की तरफ लगेगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन, यहां से लगेगा 100 न्यूटन का फोर्स और अपोज करेगा मुझे फ्रिक्शन यहां से, ठीक है। बन गया एफबीडी। नीचे की तरफ लगेगा वेट, कितना mg, तो 40 इंटू 9.81, 392.4 न्यूटन। जितना वेट नीचे लगता है उतना ही वैल्यू क्या होती है मेरे नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर की तरफ, 392.4 न्यूटन, ठीक है। अब यहां पर लगेगा मेरा फोर्स 100 न्यूटन का और इसको अपोज करेगा मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, ये सिनेरियो होगा, करेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, स्टैटिक वैल्यू इनटू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू n। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोना बी, कितना है, 0.3 इनटू द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज 392.4. Let me just calculate the value into 392.4 into 0.3, 117.72। मतलब मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स को कवर अप करने के लिए इतनी है। तो सामने वाले बंदे को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तभी ब्लॉक मूव करेगा। क्या ये सामने वाला बंदा इतना फोर्स लगा पाएगा, बिल्कुल नहीं, है तो 100 न्यूटन का लगा पाएगा। तो 100 न्यूटन का लगाने से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, ये 100 न्यूटन का लगाएगा, फ्रिक्शन भी पूरा पूरा 100 न्यूटन लगा के इसको अपोज कर देगा। मान लो अगर ये 110 न्यूटन का लगाता तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इसको पूरा पूरा 110 न्यूटन का लगा के अपोज कर देता। कब तक ये करता रहता, जब तक ये इस बैरियर को क्रॉस ना करे। बैरियर को क्रॉस करने पे क्या होगा वो आगे देखेंगे, ठीक है। समझ में आया। चलिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ये स्टेशनरी ही रहेगा। सेम चीज एक बार पॉज करके वीडियो को इसके लिए भी कैलकुलेट करके देखो, बनेगा आपसे, है ना। फिर प्ले करके देख लेना। तो मेरा पहले एफबीडी बनाएंगे ब्लॉक का, ये रहा मेरा ब्लॉक, उसमें उसका खुद का वेट एक्ट कर रहा है और उस वेट की वजह से सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। मैंने एक्सटर्नली एक 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है और उसको अपोज करने के लिए मेरा फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। ये हो गया सिनेरियो। तो मेरा वेट कितना है ब्लॉक का, mg विच इज गिवन बाय 40 kg का ब्लॉक है तो सेम फोर्स आएगा, है ना। वेट 392.4। तो इसको अपोज करने के लिए मेरा नॉर्मल रिएक्शन सेम वैल्यू को लगेगा, 392.4 न्यूटन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इसको अपोज करेगा मेरा फ्रिक्शन। अब हम क्या करेंगे, सिनेरियो हम समझ चुके हैं। तो विल ट्राई टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन ऑकर। व्हाट इज दिस, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। कैलकुलेट करो। मेरे पास म्यू ऐसे 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन है इतना, सो 0.2 इंटू 392.4, तो ये आती है वैल्यू 78.48 न्यूटन्स। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या ये 100 न्यूटन का फोर्स इसको पार कर जाएगा, बिल्कुल पार कर जाएगा। ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी लग सकती है, इतनी। तो 100 न्यूटन का फोर्स इसको पार कर जाएगा, मतलब ब्लॉक स्टेशनरी नहीं रहेगा, वो मूव करने लगेगा। तो क्या मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, दिस ब्लॉक इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इसमें पार नहीं कर पा रहा था फोर्स को, तो दिस वॉज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ में आ गया इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे समझते हैं, सिनेरियो में आपका एफपीडी कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़े थोड़े अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ सके इन फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ म्यू एस भी दिया है, म्यू के भी दिया है, मतलब ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ काम रहेगा, ठीक है। चलो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है वो समझते हैं पहले। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले देखो क्या करना है, मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एफपीडी। ये रहा मेरा ब्लॉक, उस ब्लॉक पे लग रहा है उसका वेट नीचे की तरफ, जिस वजह से एक सरफेस मेरा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है क्योंकि मेरा ब्लॉक
फ्रिक्शन वाले सरफेस पे है तो फ्रिक्शन मेरा यहाँ से अपोज करेगा। ठीक है, तो वेट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू mg, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मास इज 50 kg टू 9.81, 490.5 न्यूटन्स का वेट है। जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही वैल्यू अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करेगा, विल बी द सेम वैल्यू 490.5 न्यूटन्स। ओके, यहां से हमने एक 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसको अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा। ठीक है, चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। सो मुझे क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स निकालिए। अगेन आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये ब्लॉक इसका मूवमेंट करवा सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर मेरा ब्लॉक मूवमेंट नहीं करवा पाएगा तो ब्लॉक रहेगा मेरा स्टेशनरी, और स्टेशनरी ब्लॉक रहा तो मेरा फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और अगर मेरा मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, अगर मेरा मूवमेंट हो जाता है तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। समझ में आया, इसलिए दोनों के कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं। तो पहले चेक करो स्टैटिक है या नहीं, स्टेशनरी है या नहीं। तो स्टेशनरी कैसे चेक करेंगे, देखो कि ये ब्लॉक इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर सकता है या नहीं। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। सो हाउ डू आई चेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, इट इज गिवन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। ये तो करते आ रहे हैं। तो म्यू स्टैटिक है 0.6, नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ चुका है, तो वैल्यू निकालेंगे 294.3। 294.3 का मैक्सिमम फोर्स यहां से प्रोड्यूस हो सकता है। इधर से कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ 200 न्यूटन का। तो क्या 200 न्यूटन उसको ओवरकम कर पाएगा, नहीं। तो कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्रिएट होगा यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना क्रिएट होगा, अगर ये 200 न्यूटन का लगा रहा है तो ये भी पूरा पूरा इसको अपोज करने के लिए 200 न्यूटन लगा लेगा। क्वेश्चन यहीं पे खत्म। काइनेटिक फ्रिक्शन क्रिएट ही नहीं हुआ तो हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने इसकी बात ही नहीं की। जितनी तेजी से ये पुश कर रहा है उतना ही फोर्स ये प्रोड्यूस कर देगा, खत्म हो जाएगा वैल्यू। सो द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी 200 न्यूटन। यही चीज हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, है ना। अगेन मुझे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इस ब्लॉक को बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो देखेगा कि ब्लॉक में लग रहा है वेट नीचे की तरफ, उसको अपोजिट करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। एक्सटर्नली मैंने लगाया है 200 न्यूटन का फोर्स, उसको अपोज करेगा यहाँ से फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे बोलते हुए लिखोगे ना तो आपके आंसर्स भी फटाफट, मतलब जैसे एफबीडी आसानी से बन जाएंगे। वेट इज इक्वल टू एम जी, एम कितना है मेरे पास में 60 इंटू 9.81 विच इज 588.6 न्यूटन। तो 588.6 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, तो यही एग्जैक्टली नॉर्मल रिएक्शन इतना ही क्रिएट होगा। फिर यहां से हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इसको अपोज करेगा कौन, फ्रिक्शन। तो हम चेक करेंगे कि मेरा फोर्स फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन वाले फोर्स को ये ओवरकम कर पा रहा है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना क्रिएट हो सकता है। ठीक है, देखिएगा, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है मेरा 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 588.6। सो ये वैल्यू आ रही है 176.58 न्यूटन की। तो यहाँ पे मैक्सिमम इतना फोर्स क्रिएट हो सकता है, बट हमने तो 200 न्यूटन का फोर्स डाल दिया, मतलब 200 न्यूटन का फोर्स इसको ओवरकम कर जाएगा। तो क्या इस केस में मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, नहीं नहीं, ब्लॉक स्टेशनरी थोड़ा ना है, ब्लॉक तो मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने के टाइम पे हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो लिखेंगे वो लिखेंगे काइनेटिक कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। इतना ही फर्क है। जब तक ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लग रहा था जितना अपोज हो रहा था, आंसर आ रहा था मेरा। जैसे ही ब्लॉक मूव करने लगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, म्यू के इंटू एन। तो चलिए फाइनल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग कितनी हो जाएगी, काइनेटिक कोएफिशिएंट इज मेरा 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 588.6। तो कितना आया मेरे पास 117.72 न्यूटन का फोर्स खाली। समझ में आया, okay, there is a difference between this maximum value of the friction and the actual friction force acting। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना, हमेशा इसको के लिख देते हैं, चलिए। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो फोर्स हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उसको पुश करना थोड़ा आसान रहता है, म्यू के की वैल्यू हमेशा कम होती है म्यू एस से। अब समझ में आ रहा है, यहाँ सिनेरियो देखो, हमें इसका पुश स्टार्ट करने के लिए अगर हम कंपेयर करने जाएं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है इसकी 176.58, मतलब इसका पुश स्टार्ट करने के लिए मुझे
176.58 का फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं फोर्स लगा के एक बार मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा तो आगे मुझे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। ठीक है, ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और ये होता है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये दो एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिखे थे। आगे के जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों एक बार सेम टू सेम उसी की तरह है, कुछ चेंजेस नहीं है, और अगले वाले दो क्वेश्चन में थोड़ा सा एंगल पे फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर उसका सॉल्यूशन मैच करके देखना, फिर एक बार कोशिश करना इन दोनों को करने की, और फिर वापस से सॉल्यूशन चेक कर लेना सही आया कि नहीं। ठीक है, मैं आपके लिए सॉल्यूशंस कर देता हूँ। तो मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एफबीडी बना के समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है ब्लॉक के साथ। तो इस बेचारे ब्लॉक पे सबसे पहले उसका खुद का लग रहा था वेट। उस वेट को अपोज करने के लिए जो सरफेस है वो क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया ब्लॉक पे, तो उसको अपोज कौन करेगा, नीचे से फ्रिक्शन कर रहा होगा। तो दिस इज हैपनिंग विद द ब्लॉक। तो वेट ऑफ द ब्लॉक इज बेसिकली इक्वल टू mg, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 40 इंटू 9.81, 392.4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स नीचे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ क्रिएट होगा। जितनी जोर से आप दरवाजे को दीवार को धक्का देते हैं, दीवार भी उतनी जोर से धक्का देती है, सेम फ्लोर करता है। फिर 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगाया हमने, तो उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो दो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, एक स्टैटिक एक काइनेटिक। स्टैटिक लगता है जब ब्लॉक स्टेशनरी हो, काइनेटिक लगता है जब ब्लॉक मूवमेंट में हो। तो पहले पता तो करो ब्लॉक स्टेशनरी या मूवमेंट है। कैसे पता करेंगे कि ये 100 न्यूटन इसको मूवमेंट करा पाया नहीं, इस मैक्सिमम फोर्स को ओवरकम कर पाया नहीं। चेक करो पहले, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, स्टैटिक कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सो देखिए कितना आ रहा है, स्टैटिक कोएफिशिएंट है मेरा 0.3, नॉर्मल रिएक्शन है 392.4। सो ये वैल्यू आती है 117.72 न्यूटन्स। मतलब मैक्सिमम इसको ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इतना लग सकता है। तो यहां से 100 न्यूटन है, इसको ओवरकम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मतलब ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। तो फाइनल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, इतनी होगी क्या, नहीं नहीं, अगर इतना फोर्स लगा दिया तो ब्लॉक तो लेफ्ट मूव कर जाएगा। तो फाइनल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, जितना फोर्स इस पे लग रहा था उतना ही फोर्स मेरा फ्रिक्शन क्रिएट करके इसको स्टेशनरी रखेगा, मूवमेंट नहीं करने देगा। सो द आंसर टू द क्वेश्चन विल बी 100 न्यूटन। ठीक है, प्लीज इसका डिफरेंस समझिएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप लाइव क्लासेस में दिखेगा, आप वहां डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, बट बहुत स्लोली कोशिश की है तो शायद आ गया होगा समझ में, है ना, कि क्यों इसका आंसर 100 न्यूटन है। क्योंकि ये 100 लग रहा है तो 117 प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये 100 लग रहा है तो फ्रिक्शन भी 100 ही प्रोड्यूस करेगा। हाँ, अगर ये 117 को क्रॉस कर जाता तो केस काइनेटिक फ्रिक्शन का बनता, आंसर अलग आता। ठीक है, यहाँ केस देखिए, इस वाले ब्लॉक में भी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हमने देखा कि एफबीडी बना के समझे तो कि ब्लॉक के साथ क्या क्या हो रहा है। तो ब्लॉक पे उसका वजन ऐड कर रहा है, उससे नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, हमने इसको धक्का देने की कोशिश की तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स ने अपोज कर दिया। अब हम देखें जरा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या कामयाब हुआ उसको अपोज करने में। सो वेट ऑफ द ब्लॉक इज 1980 इंटू 9.81, सॉरी 784 784.8 न्यूटन, इतना वेट लग रहा है, उतना ही मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा 784.8 न्यूटन का। यहाँ पे 300 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, यहाँ पे फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स व्हिच कैन एक्ट ऑन द ब्लॉक, व्हिच इज स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन 784.8 into static friction force is 0.3, 235.4 न्यूटन्स। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी इतनी लग सकती है। यहां से लगा 300 न्यूटन, मतलब ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा क्या, नहीं नहीं, ब्लॉक तो मूव करेगा। अगर ब्लॉक मूव करेगा तो कितना फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा। और वैल्यू क्या होगी उस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की, उसकी होगी काइनेटिक कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो क्योंकि मूवमेंट हो रहा है काइनेटिक कोएफिशिएंट यूज करेंगे, इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है मेरे पास 784.8। ठीक है, so let's just check the value, 0.8 into 0.2, so 156.96 न्यूटन का कौन सा मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, so उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ में आया।
तो क्या है सिनेरियो, इस फोर्स का मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए मुझे कितना फोर्स ओवरकम करना पड़ेगा, एफ आर मैक्स इतना। जैसे ही मैं इसको ओवरकम कर लूंगा, आगे इसको चलाने के लिए व्यू काइनेटिक का वैल्यू कम है, मतलब सिर्फ इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा और ये ब्लॉक अपना मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं और किसी एक एंगल पे फोर्स लगाते हैं। तो जैसे ही फोर्स एंगल पे लगेगा तो क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ एफबीडी में चेंजेस होंगे और कोई चेंज नहीं होने वाला है। चलिए एफबीडी बनाते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। ये मेरा ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के साथ क्या क्या हो रहा है, इस ब्लॉक पे सबसे पहले तो इसका वेट लग रहा है और इस वेट को अपोज करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सर्टेन एंगल पे फोर्स लग रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वेट अकेला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा नॉर्मल रिएक्शन पे, ये फोर्स भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि देखो वेट तो अपना लग रहा था, फिर मैं एक सर्टेन एंगल पे पुश कर रहा हूं ना, तो होगा क्या कि 60 केजी के साथ साथ एक्स्ट्रा भी फोर्स आएगा, आपको दबेगा। ठीक है, तो ये फोर्स भी इस वेट को सपोर्ट कर रहा है, नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये फोर्स भी आपके नॉर्मल रिएक्शन की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, पहले इस फोर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि हमारे फोर्सेस हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रहे तो काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं रिजॉल्व करते हैं गाइस। ठीक है, ये मेरा 30 डिग्रीज का एंगल है, ये मेरा 200 न्यूटन का फोर्स था, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा इधर, है ना, रिजॉल्व करना सिखाया था ना। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होगा और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगा 200 cos ऑफ 30 डिग्रीज, वर्टिकल होगा 200 sin ऑफ 30 डिग्रीज। तो जैसे ही आपने इस फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है, अब आप ध्यान से इस फोर्स को हटा देंगे ताकि और फर्दर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये हमारा एफबीडी है, इसमें लग रहा है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और इसमें लग रहा है एक वर्टिकल फोर्स। ठीक है, वेट उसका अपने हिसाब से ऐड कर रहा था और इस वर्टिकल और इस वेट को सपोर्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हम इसको अल्टीमेटली राइट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, उस वजह से मेरे पास कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगेगा जो यहाँ पे पुश करेगा इसे। ठीक है, चलिए अब हमें चेक करना है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है। तो चेक करो, कैसे चेक करोगे, पहले देखो कि ये वाला फोर्स इसको ओवरकम कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, दिस विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ये दोनों को सपोर्ट करना है नॉर्मल रिएक्शन को, तो माय नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू, तो W प्लस 200 साइन ऑफ 30 डिग्रीज। देखिए आपको इक्विलिब्रियम वाले कंडीशंस के क्वेश्चंस आपने शायद मे बी क्लासेस में कर रखे होंगे कि या सिग्मा एफ वाई जीरो डाल दो, एफ एक्स जीरो डाल दो, वो सब चीजें सही है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो करेंगे। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ना बेसिक सिनेरियोस ना अपने समझो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दी सेंटेंसेस की एफ एक्स को जीरो करवाना है, एफ आई को जीरो करवाना है, आप ये भी समझो कि सिनेरियो हो क्या रहा है, इन दोनों को नॉर्मल रिएक्शन को सपोर्ट करना है ना, मतलब ये दोनों मिलकर नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी इन दोनों का एडिशन। तो ऐसे चीजें भी दिमाग में रखो। ठीक है, सो वैल्यू कितनी होगी, एम जी वेट की वैल्यू कितनी होगी, मेरा एम जी प्लस 200 साइन 30 का 200 इंटू 1/2 विच इज 100, सो दिस इज 60 इंटू 9.81 प्लस 100, 688.6 न्यूटन, इतना नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज 0.3 इंटू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज 206.58 न्यूटन। देखिए मैंने ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स निकाला विच इज 206.658 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग कितना रहा है मेरे पास, 200 cos ऑफ 30 डिग्रीज का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू कितनी है देखो, cos ऑफ 30 इंटू 200, 173.2 न्यूटन। तो मैं राइट साइड में इतना फोर्स लगा रहा हूं, वेर एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज मोर देन दिस वैल्यू। तो क्या ये अकेला इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो मूवमेंट होगा नहीं, मूवमेंट नहीं होगा तो फिर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जितना यहां से पुश हो रहा है उतना सेम टू सेम फ्रिक्शन अपोज कर देगा। तो कितना पुश आ रहा है, इतना, तो फिर अपोज भी कितना होगा, सेम इतना ही, 173.2 न्यूटन। दिस विल बी द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, एक बार पॉज करके वापस से इस सिनेरियो को देख लो क्या क्या हुआ यहाँ। ठीक है, खाली कहाँ चेंज है, नॉर्मल रिएक्शन में चेंज है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। इस ब्लॉक का सबसे पहले हम बनाएंगे एफपीडी। इस ब्लॉक पे लग रहा था एक उसका वेट नीचे की तरफ। ठीक है, फिर 300 है तो हॉरिजॉन्टली क्या लगेगा इसका कंपोनेंट और वर्टिकली भी लगेगा इसका कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगा,
क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में एक कंपोनेंट पुश कर रहा है, उसको अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन अपोज करेगा। ठीक है, सो दिस इज माई वेट ऑफ द ब्लॉक, दिस इज माई नॉर्मल रिएक्शन। 300 का कॉस कंपोनेंट इज 300 cos 60, साइन कंपोनेंट इज 300 sin 60। ठीक है, एंड दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग। सो नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, इन दोनों का एडिशन विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, कहाँ निकालें? ये निकाल देते हैं, चलो। सो n इज इक्वल टू W प्लस 300 sin 60 degrees इज इक्वल टू W कितना है? 50 इंटू 9.81, 490.5। 300 sin 60, 259.8। तो मैं दोनों का एडिशन करके ना फाइनल कैलकुलेशन लिख देता हूं, बिकॉज जगह नहीं हो रही है यहाँ पे। So, दोनों का एडिशन करके आ रहा है फाइनल वैल्यू 750.30 न्यूटन्स। ठीक है ना, ये समथिंग आया था, एडिशन आ चुका है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इज गोना बी दैट कैन एक्ट एज म्यू एस इनटू एन। सो एन मेरे पास ऑलरेडी है, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, विच इज 0.15। तो आंसर आ रहा है 112.54 न्यूटन्स। सो मैक्सिमम इतना फोर्स लग सकता है फ्रिक्शन का। और राइट साइड में पुश कितना है? 300 cos 60। इसकी वैल्यू देखो, cos 60 इंटू 300 इज 150 न्यूटन्स। तो मैं टोटल 150 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम इतना लग सकता है, मतलब ये इसको ओवरकम कर जाएगा। ओवरकम कर जाएगा मतलब मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, बिकॉज ब्लॉक अब मूव कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग कितना हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट गिवन है मुझे 0.1 इनटू नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट किया था 750.3। सो द फाइनल वैल्यू इज गोना बी 75.03 न्यूटन्स। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का इसको अपोज करने के लिए, बिकॉज मूवमेंट शुरू हो चुका है। सिनेरियो समझोगे तो कैसे समझोगे? इस ब्लॉक को पुश करके मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए इतना ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे ही ओवरकम कर लोगे तो फिर इतना फोर्स लगने लगेगा मूवमेंट के दौरान। तो फाइनल आंसर पूछता है आपसे, तो फाइनल आंसर यही रहेगा आपका। ओके, चलिए, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, सिनेरियोस क्लियर हुए होंगे थोड़े थोड़े बेसिक्स के। ठीक है, इन केस वीडियो लंबी हो रही होगी तो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए देख लीजिए आगे।